जादुई मोबाइल के पेड़। एक समय की बात है, एक गांव में सोहन नाम का एक किसान रहता था। वो गांव में अपनी बीवी और अपने दो बच्चों मिक्कू और मीना के साथ रहता था। उसके दोनों बच्चे भी काफ़ी होशियार थे और कभी कभी अपने पिता के साथ खेती में हाथ बटाया करते थे। अरे बच्चों, जरा खेतों की तरफ जाके देखना, कोई चिड़िया वगैरह दाना तो नहीं खा रहे। जी पिताजी, हम अभी खेत पर जाकर देखते हैं। मिक्कू और मीना दोनों खेतों की तरफ चल पड़े और खेतों के साथ लगने वाले बगीचे में घूमने लगे। तभी उन्होंने वहाँ पे देखा कि वहाँ कुछ शहर के बच्चे भी खेल रहे थे। शहर के बच्चों को देखकर मिक्कू ने मीना से कहा, अरे मीना देखो, शहर से कितने सारे बच्चे हमारे गांव में पिकनिक करने आए हैं। चलो उनसे बात करने चलते हैं। मिक्कू की बात सुनकर मीना ने मिक्कू से कहा, हाँ भैया हाँ, उनसे बात करते हैं। ऐसा कहकर मिक्कू और मीना उन दोनों शहर के बच्चों के पास जाते हैं और उनसे काफ़ी घुल मिल जाते हैं। काफ़ी देर उन बच्चों के साथ खेलने के बाद शहर के बच्चे अपनी गाड़ी में बैठकर शहर चले जाते हैं। शहर के बच्चों के जाने के बाद मीना देखती है कि वहाँ पे कोई चीज़ पड़ी थी। मीना अपने भाई मिक्कू से कहती है, भैया भैया देखो देखो, ये क्या गिरा है। मिक्कू उस चीज़ की तरफ देखकर मीना से कहता है, अरे नहीं, ये फोन जरूर उनमें से किसी बच्चे का होगा। हम फिलहाल इसे अपने पास रखते हैं। जल्द ही कोई ना कोई फोन को वापस लेने जरूर आएगा, तब हम उन्हें फोन वापस दे देंगे। ऐसा कहकर मिक्कू मोबाइल फ़ोन को अपने जेब में रख लेता है। लेकिन वो दोनों जैसे ही अपने खेतों को पार करके अपने घर पहुंचते हैं और मिक्कू जेब से मोबाइल निकालने लगता है तो वो हैरान हो जाता है कि वो मोबाइल तो उसकी जेब में था ही नहीं। वो अपनी बहन से कहता है, अरे नहीं, अब फोन कहाँ गया? मैंने जेब में ही तो रखा था। अरे मीना, लगता है वो फोन हमारे खेत में गिर गया। भैया तो चलो चलो उसको लेकर आते हैं। वो दोनों जैसे ही वापस खेतों की तरफ जाने लगते हैं तभी उनकी मम्मी उनसे कहती है, अरे अरे बच्चों, इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो? शोर क्यों मचा रहे हो? चलो आ जाओ, रात बहुत हो गई है, आकर खाना खा लो। अपनी मम्मी की बात सुनकर वो दोनों खाना खाने चले जाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। वो दोनों सोते हुए सोचते हैं कि वो सुबह सुबह जल्दी जाकर खेत में मोबाइल फ़ोन ढूंढ लेंगे। लेकिन सोहन जैसे ही अगले दिन सुबह सुबह खेतों में जाता है तो अपने खेतों में जाकर हैरान रह जाता है। वो देखता है कि उसके खेतों में जो सब्जी लगी हुई थी वो सारी बर्बाद हो चुकी थी और उसके खेतों में मोबाइल फ़ोन के पेड़ लगे थे। उन पे ढेर सारे मोबाइल फ़ोन लटक रहे थे, वो भी बिल्कुल असली वाले। सोहन जोर जोर से शोर मचाने लगता है, अरे हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी सब्जी बर्बाद हो गई। अब ये मोबाइल फ़ोन इनका मैं क्या करूँगा? अरे अरे कमला, अरे मेरे बच्चों, आओ देखो तो सही, ये क्या हो गया? अपने पापा की आवाज़ सुनकर मीना और मिक्कू भागे भागे खेतों में जाते हैं और मिक्कू सारी बात अपने माँ बाप को बताता है। अपने बच्चों की बात सुनकर सोहन और कमला जोर जोर से हंसने लगते हैं और कमला अपने बच्चों से कहती है, अरे बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उल्टा तुमने तो हमारा बहुत मुनाफा करवा दिया है। हमें बहुत फायदा होगा। ये सारे मोबाइल हम बाजार में बेच देंगे, बहुत पैसा मिलेगा हमें। आओ मेरे बच्चों, मेरे गले लग जाओ, आ जाओ। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और वो सारे मोबाइल मार्केट में बेचकर बहुत सारा पैसा कमाते हैं। नारियल पेड़ चढ़ने वाला मशीन। विष्णुपुर नाम के एक गांव में सुधाकर नाम का एक बड़ा नारियल का व्यापारी था। उसका एक बड़ा सा नारियल का खेत भी था। वह हर साल नारियल को बेचकर बहुत ही अच्छा पैसा कमाता था। इस साल भी उसके खेत में बहुत अच्छा नारियल का फसल हुआ। लेकिन इस साल लॉकडाउन की वजह से नारियल को नीचे लाने वाले कूली नहीं मिल रहे थे। सारे लोग उनके गांव को चले गए थे। उस गांव में सिर्फ एक ही नारियल तोड़ने वाला था जिसका नाम दीपक था। तभी सुधाकर जाकर दीपक से बात करता है, दीपक भाई, क्या तुम मेरे खेत में नारियल उतारने का काम कर सकते हो? आजकल नारियल की महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। अरे नहीं सेठ जी, मेरा तो कल सूरज सेठ के यहाँ काम है। आप बोलो तो एक हफ्ते के बाद आपका काम करता हूँ। मैं तब तक बहुत बिजी हूँ। अरे बाप रे, एक हफ्ता? ऐसा करेंगे तो सारा नारियल खराब हो जाएंगे। देखिए सेठ जी, आप मुझे एक नारियल के लिए 10 रुपए देंगे तो मैं तैयार हूँ। मुझे मालूम है कि एक नारियल शहर में 50 रुपए में बिकती है। क्या पागल हो गए क्या? 10 रुपए? तुम बहुत लालची हो चुके हो। काम करने वाला कोई नहीं, इसीलिए तुम उसका फायदा उठा रहे हो ना। आप जो कुछ भी समझो, आपकी मर्जी। नहीं तो एक काम कीजिए, आप ही चढ़कर नारियल तोड़ दो। दीपक को ऐसी बात करते हुए देख सुधाकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुधाकर खुद ही नारियल पेड़ चढ़कर ऊपर तक पहुँच जाता है। लेकिन नारियल तोड़ते वक्त उसका हाथ फिसलकर वह नारियल के साथ नीचे गिर जाता है और उसके कमर में चोट लगती है। तभी शहर से एक डॉक्टर आकर चेकअप करके दवाइयाँ देती है। तभी डॉक्टर ने ऐसी बोली,
सुनिए, आपको और बहादुरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नारियल तोड़ना है तो शहर में एक नया मशीन आया हुआ है जिससे आप आसानी से पेड़ चढ़ सकते हैं और नारियल तोड़ सकते हैं। ठीक है डॉक्टर जी, ऐसा ही करूँगा। अगले ही दिन सुधाकर वह मशीन शहर से मंगवाता है। वह मशीन को गाड़ी जैसे पहिए थे और आसानी से एक आदमी बैठकर पेड़ चढ़ सकता है। ऐसा ही सुधाकर उस मशीन पे बैठकर पेड़ चढ़कर नारियल तोड़ने लगता है और आसानी से एक ट्रैक्टर लोड की नारियल तोड़ देता है। ये बात दीपक देख लेता है और ऐसा बोलता है, अरे सेठ जी, आप क्यों मेरे कमाई पे लात मार रहे हो? अगर सारे लोग इस मशीन को देखेंगे तो मुझे खाने के लिए पैसे भी नहीं मिलेंगे। मुझे उस दिन के लिए क्षमा कर लो। अब मुझे सबक मिल गया है। आप बोलो तो मैं ही इस मशीन पर चढ़कर आपको नारियल तोड़ के दूंगा। बस 1 रोज की कमाई दे देना। अब आए हो रास्ते में, अब नाटक बंद करो और सबको सस्ते में नारियल तोड़ के देना, खबरदार। तब से सुधाकर ने जैसा बोला ऐसा ही काम करने लगा। गरीब का सोने का सेब का पेड़। एक गांव में चंदू नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था। वो पास के गांवों में लोगों के खेतों में काम करके अपनी रोजी रोटी कमाया करता था। सभी लोग उसे मेहनत मजदूरी दिया करते थे और खाने को खाना भी दिया करते थे। लेकिन जगन सेठ बहुत ही चालाक था। चंदू जब भी जगन सेठ के बागीचे में काम किया करता था तो जगन सेठ उसे कम पैसे दिया करता था और खाना तो दूर, उसे पानी भी पीने नहीं देता था। अरे चंदू, क्या कर रहा है वहाँ पे? काम धंधा नहीं करना है क्या तूने? बस जब देखो खाना खाता रहता है, पानी पीता रहता है। चलो चलो लगो काम पे। हाँ सेठ जी, बस जरा प्यास लग गई थी, अब अभी सारा काम खत्म कर देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। एक दिन जगन सेठ जब अपने गोदाम में पौधे देख रहा था तभी उसकी नज़र वहाँ पड़े सेब के सूखे पौधों पर पड़ी। अरे ना जाने ये मुंशी जी कहाँ से उठा लाए हैं पौधे, सूखे ही पड़े हैं, क्या करो इनका। तभी वहाँ पर चंदू आता है और वो जगन सेठ से कहता है, सेठ जी सारा काम खत्म हो गया है, आप मुझे मेरी मजदूरी दे दीजिए, मैं चलूँ फिर। तभी सेब के सूखे पौधों को देखकर जगन सेठ को एक आइडिया आता है और वो चंदू से कहता है, अच्छा अच्छा इधर आ, एक काम कर, ये सेब के पौधे हैं, ले जा इन्हें अपने आंगन में लगा लेना। सेठ जी मैं इन पौधों का क्या करूँगा, ये तो वैसे ही सूखे हैं। ले जाने हैं तो ले जा, वरना जा यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। चंदू चुपचाप वो सेब के सूखे पौधे उठाता है और अपने घर के आंगन में जाकर लगा देता है। वो उन पौधों की बड़े अच्छे से देखभाल करता है। 1 महीना बीतने के बाद चंदू के आंगन में सेब के पौधे लहलहाने लगते हैं। अब उनमें फूल भी आ जाते हैं। चंदू ये देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, मैं तो इन पौधों को बिल्कुल बेकार समझता था, इन पौधों में तो फूल भी आ गए हैं, अब जल्दी ही इनमें सेब लगेंगे। एक दिन सुबह जब चंदू उठकर अपने पौधों के पास जाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है, उसमें सुनहरे रंग के सेब लगे हुए थे। अरे वाह, ये सुनहरे रंग के सेब, ऐसे सेब तो मैंने आज तक कभी नहीं देखे। चंदू सभी सेब तोड़कर शहर की मंडी में जाता है। सेब के व्यापारी सेब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो चंदू से कहते हैं, अरे भाया कहाँ से लाए हो ये सेब तुम? ये सेब तो मिलते ही नहीं है यहाँ पर, क्या दाम लोगे इनका? सेठ जी जो देना है दे दीजिए। अब भैया मैं तो इनका 1 लाख रुपए दूंगा। क्या कहा, 1 लाख रुपया? अच्छा अच्छा ठीक है, 2 लाख ले लो। चंदू हैरान हो जाता है और 2 लाख में वो सभी से व्यापारी को बेच देता है और वो पैसे लेकर घर आता है। लेकिन अगले सुबह वो देखकर फिर हैरान हो जाता है क्योंकि सुनहरे सेब फिर से पेड़ों में लगे थे। इस तरह से सुनहरे सेब बेचकर चंदू की बहुत अच्छी आमदनी होती है। चंदू की इस तरह से कमाई होते देखकर जगन सेठ अपना सिर पीट लेता है। अरे अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो सूखे पौधे समझकर इसे दिए थे, देखो तो ये तो मुझसे भी ज़्यादा सेठ बन गया है। हे भगवान, मैंने अपना नुकसान खुद ही कर लिया। और इस तरह से उन सूखे जादुई सुनहरे सेब के पेड़ों ने चंदू की किस्मत ही पलट दी। इसीलिए कहते हैं हमें किसी भी चीज़ को बेकार नहीं समझना चाहिए, उसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए।